स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 121 तक के प्रोविजन डिस्कस किए थे, उसको एलोबरेट किया था। और आज सेक्शन 122 सीआरपीसी जो कि कीपिंग बॉन्ड फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर एंड पीस के क्रम में है, और उसके प्रोविजन आज हम देखेंगे। तो 122 के स्लाइड्स मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था, और मैं उम्मीद करता था कि शायद आप मेरे से इसको स्टडी किए होंगे। तो 122 के जो हेडिंग है वो है इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके थे कि जब मजिस्ट्रेट सिक्योरिटी देने के लिए कहता है और अगर वो डिफॉल्ट करता है तो क्या कंडीशंस होंगे, क्या पोजीशंस होंगी। तो 122 सब क्लॉज 1 का ए पार्ट ये प्रोवाइड करता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 106 या धारा 117 के अधीन प्रतिभूति देने के लिए आदेश दिया गया है, ऐसी प्रतिभूति उस तारीख को या उस तारीख के पूर्व जिसको वह अवधि जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति दी जानी है प्रारंभ होती है नहीं देता है, तो वह इसके पश्चात यानी 122 के पश्चात जो सेक्शंस लिखे हैं 1, 2, 3 सब क्लॉज, इसके पश्चात आगे वर्णित दशा के सिवाय कारागार में भेज दिया जाएगा और तब तक निरुद्ध रखा जाएगा, भेज दिया जाएगा। और यदि वह पहले से ही कारागार में है तो वह कारागार में तब तक निरुद्ध रखा जाएगा जब तक कि ऐसी अवधि समाप्त न हो जाए, जब तक कि ऐसी अवधि के भीतर उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट की प्रतिभूति दे दे जिसने उसने अपेक्षा करने वाले आदेश दिया था। तो क्लियर कट बात ये है कि पूरे प्रोविजन का क्रक्स इतनी सी बात है कि जब कोई शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और मजिस्ट्रेट उसको बेल बॉन्ड एक्सिक्यूट करने के लिए कहता है, तो अगर वो बिना प्रतिभूति के कहता है तब तो कोई बात नहीं। अगर प्रतिभूत सहित कहता है तो उस कंडीशन में अगर वो प्रतिभूत दे देता है तो वो उन्मोचित हो जाता है और 6 महीने के बाद वो अपने आप ही वो बॉन्ड एग्जॉस्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और अगर वो प्रतिभूति नहीं दे पाता है तो ऐसे कंडीशन में उसको कारागार में भेज दिया जाता है, ठीक है। और अगर वो पहले से निरुद्ध किया गया है तो वो निरुद्ध में बना रहता है, कब तक? जब तक कि वो ऐसी प्रतिभूति देने के लिए तैयार न हो जाए या उस आदेश का समय ही समाप्त न हो जाए। सब क्लॉज बी यानी 122 सब क्लॉज 1 का पार्ट बी ये प्रोवाइड करता है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 117 के अधीन मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसरण में परिशांति बनाए रखने के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित कर दिए जाने के पश्चात उसके बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट या उसके पद उत्तरवर्ती को समाधानप्रद रूप से यह साबित कर दिया जाता है कि उसने बंध पत्र का भंग किया है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट या पद उत्तरवर्ती ऐसे सबूत के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात आदेश कर सकता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और बंद पत्र की अवधि की समाप्ति तक कारागार में निरुद्ध रखा जाए, तथा ऐसे आदेश ऐसे किसी अन्य दंड या समापन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जिसके कि उक्त विधि के अनुसार दायित्वाधीन हो। इसका अर्थ सिर्फ इतना सा है कि एक बार किसी मजिस्ट्रेट ने उसे बेल बॉन्ड लेकर रिलीज कर दिया, और चूंकि इसकी टाइमिंग मैक्सिमम 1 ईयर का होता है, और जो कि मैंने बताया था आमतौर पर 6 महीने के लिए बॉन्ड एक्सिक्यूट कराते हैं। उस 6 महीने के दौरान मान लीजिए 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, उस मजिस्ट्रेट का तो ट्रांसफर हो गया और कोई उसकी जगह दूसरा मजिस्ट्रेट आ गया, और इन बिटवीन वो व्यक्ति अपने पूर्व के वायदे पर कायम नहीं रहा, यानी जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसने बेल बॉन्ड एक्सिक्यूट किया था उसने फिर से शांति व्यवस्था भंग की। तो ऐसे कंडीशन में चाहे वो पहले वाला मजिस्ट्रेट रहा हो या वो बाद का मजिस्ट्रेट रहा हो, वो उसको अगर सूचना मिलती है कि यह व्यक्ति बेल बॉन्ड पर रिलीज किया गया है और फिर से उसने शांति व्यवस्था भंग की है, तो वह उस बेल बॉन्ड को कैंसिल कर देगा और उसे अरेस्ट करके जेल में भेज देगा। 106 से ऑनवर्ड पढ़ाते समय इस बात को मैंने कई बार आपसे चर्चा की थी कि मजिस्ट्रेट के आदेश के उल्लंघन करने पर दंडिक कार्रवाई की जाएगी। तो वो 117
122 सब क्लॉज 1 के पार्ट बी में इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग वो किया जाता है। और इसके बाद 122 सब क्लॉज 2, ये सब क्लॉज ये प्रोवाइड करता है कि जब ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रतिभूत देने का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया है, तब ऐसा व्यक्ति अथवा पूर्व प्रतिभूति नहीं देता है तो वह मजिस्ट्रेट यह निर्देश देते हुए वह वारंट जारी करेगा कि सेशन न्यायालय का आदेश होने तक वह व्यक्ति कारागार में निरुद्ध रखा जाए और वह कार्यवाही सुविधानुसार शीघ्र ऐसे न्यायालय के समक्ष रखी जाए। तो जब कोई प्रतिभूति नहीं देता है तो उसे कारागार में रखने का आदेश तो दिया जाएगा, ये तो सब क्लॉज 1 ए में ही कर दिया गया। इसके बाद सब क्लॉज 2 ये कहता है कि जब तक सेशन न्यायाधीश का आदेश न हो जाए, यानी अगर उसके प्रतिभूति नहीं दे सकता है तो उसके पास ये सुविधा है कि वो सेशन न्यायालय में अपील कर सके, और ऐसे कंडीशन में जब तक सेशन न्यायाधीश आदेश नहीं देता वो व्यक्ति निरुद्ध ही रखा जाएगा और पूरी की पूरी कार्रवाई न्यायालय के समक्ष रख दी जाएगी। सब क्लॉज 3 ये कहता है कि ऐसा न्यायालय ऐसी कार्रवाई की परीक्षा करने के और उस मजिस्ट्रेट के किसी और इत्तला या साक्ष्य की जिसे वह आवश्यक समझे अपेक्षा करने के पश्चात और संबद्ध व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात मामले में आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ये बताना होगा कि आमतौर पर जो प्रशासनिक आदेश होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आदेश है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कई बार आर्बिट्ररी भी दिखता है, यानी उसकी जांच उस तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं दिखती जैसे कि जुडिशियल प्रोसेस में होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर किसी मजिस्ट्रेट के पास किसी व्यक्ति के बारे में इत्तला मिली है कि वह शांति व्यवस्था भंग कर सकता है और वह उस कंडीशन में उसको अरेस्ट कराकर बेल बॉन्ड एक्सीक्यूट कराता है और वो बेल नहीं दे रहा, प्रतिभूत नहीं दे रहा है और उसकी अपील करता है सेशन में, तो नेचुरली उसको बेल बॉन्ड एक्सीक्यूट न करने के कारण कारागार में तो रखा जाएगा, लेकिन जब मजिस्ट्रेट के सामने अपील की जाएगी तो सेशन मजिस्ट्रेट उस पूरी कार्यवाही की, यानी जो एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आदेश पर किया गया है उसकी जांच कर सकता है और उसकी पत्रावली पूरी मंगा सकता है। तो इस तरह से और उसकी जांच करने के बाद जो उचित आदेश समझे वो आदेश भी पारित कर सकता है। यहाँ पर एक प्रोविजो लगा हुआ है, परंतु वह अवधि जिसके लिए कोई व्यक्ति प्रतिभूत देने में असफल रहने के कारण कारावासित किया जाता है 3 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। यहाँ पर एक प्रोविजो ये जोड़ दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा पाता है तो उसे अब लाइफ लॉन्ग जेल में नहीं रखेंगे, उसका मैक्सिमम टेन्योर कितना होगा 3 साल का, तो मैक्सिमम 3 साल तक उसे जेसी में रखा जा सकता है। सब क्लॉज 4 ये कहता है कि यदि एक ही कार्यवाही में ऐसे 2 या अधिक व्यक्तियों से प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है जिनमें से किसी एक के बारे में कार्यवाही सेशन न्यायालय जो उपधारा 2 के अधीन निर्देशित की गई है, तो ऐसे निर्देश में ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य व्यक्ति का भी जिसे प्रतिभूति देने के आदेश दिए गए हैं मामला शामिल किया जाएगा, और उपधारा 2 व 3 के उपबंध उस दशा में ऐसे अन्य व्यक्ति के मामले को भी इस बात के सिवाय लागू होगी कि वह अवधि यदि कोई हो जिसके लिए वह कारावासित किया जा सकता है उस अवधि से अधिक न होगी जिसके लिए प्रतिभूति देने के लिए उसे आदेशित किया गया था। यानी ये कंडीशन ये कहता है कि अगर 151 सीआरपीसी में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं, उनमें से कोई भी प्रतिभूति नहीं दे पाता, लेकिन न्यायालय में किसी एक ने चैलेंज किया है, तो उसकी जब हियरिंग होगी तो जो 1 या 2 जिसने की न्यायालय में चैलेंज नहीं किया है उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी पूरे मामले को एक साथ ही सुना जाएगा। और अगर कोई आदेश जिसने चैलेंज किया उसके संबंध में लागू होता है तो वो अन्य 2 के बारे में भी लागू होगा। सिर्फ इतनी सी बात है। सब क्लॉज 5 ये कहता है कि सेशन न्यायाधीश उपधारा 2 या उपधारा 4 के अधीन उसके समक्ष रखी गई किसी कार्यवाही को
स्वविवेकानुसार अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश को अंतरित कर सकता है, और ऐसे अंतरण पर ऐसा अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश ऐसी कार्रवाई के बारे में इस धारा के अधीन सेशन न्यायाधीश की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यहाँ पर ट्रांसफर के भी पावर्स दिए गए हैं। जरूरी नहीं है कि सेशन मजिस्ट्रेट सारे मामले को खुद ही देखे, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो सेशन न्यायालय के पास ही होता है, लेकिन काम की अधिकता के कारण कई बार ऐसा देखा जाता है कि छोटे मामले को सेशन न्यायाधीश अपर न्यायाधीश के यहाँ एसीजे में ट्रांसफर कर एएसजे में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये पावर सीआरपीसी 122(5) उनको देता है और सेशन न्यायाधीश ऐसा कर सकता है। सब क्लॉज 6, यदि प्रतिभूति जेल के भारसाधक अधिकारी को निवेदित की जाती है तो वह उस मामले को उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को जिसने आदेश किया तत्काल निर्देशित करेगा और ऐसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट के आदेशों की प्रतीक्षा करेगा। यानी इफ द सिक्योरिटी स्टैंडर्ड टू द ऑफिसर, यदि प्रतिभूति जेल के भारसाधक अधिकारी को निवेदित की जाती है, यानी जो सिक्योरिटी देना है वो सिक्योरिटी डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास न करके जेल सुपरिटेंडेंट को दी जाती है, तो वह उस मामले को न्यायालय या मजिस्ट्रेट को जिसने आदेश दिया है तत्काल निर्देशित करेगा, यानी फॉरवर्ड करेगा। जिस न्यायालय के या जिस मजिस्ट्रेट के आदेश पर ऐसा बॉन्ड एक्सिक्यूट करना है उसको वो तुरंत फॉरवर्ड कर देगा। सब क्लॉज 7 ये कहता है कि परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास सादा होगा। सादा का मतलब रिगरस पनिशमेंट नहीं होगा, यानी उसको सिंपली जेल में रखा जाएगा, उसे कठोर परिश्रम नहीं करवाया जाएगा। और लास्ट सब क्लॉज 8 ये कहता है कि सदाचार के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास जहां कार्यवाही धारा 108 के अधीन की गई है वहां सादा होगा, और कार्यवाही धारा 109 या 110 के अधीन की गई है वहां जैसा प्रत्येक मामले में न्यायालय या मजिस्ट्रेट निर्देश दे कठिन या सादा होगा। यानी ये क्लियर कट है कि 108 में अगर कार्रवाई हुई है तब तो प्रतिभूति नहीं देने पर सादा कारावास होगा, लेकिन अगर 109 या 110 के आधार पर उसे प्रतिभूति बेल बॉन्ड इश्यूड करने के लिए कहा गया है और वो असफल रहता है तो उस कंडीशन में ये न्यायालय के मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है कि वो सादा कारावास से दंडित करे या कठोर कारावास से दंडित करे। तो कारण इसका यह है कि 109 और 110 के जो आधार हैं, ग्राउंड्स हैं, वो घातक है, वो हीनियस है, गंभीर प्रकृति के है, इस कारण से ऐसा प्रोविजन लिखा गया है। अगर आपको यहाँ पे ध्यान न हो तो वापस आप बेयर एक्ट में जाकर 109 और 110 के प्रोविजन को एक बार रिवाइंड कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको फिर से ताजा हो जाएंगी। तो आज इतना, और इसके बाद 123 सेक्शन 123 ऑनवर्ड इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।